Any future misadventure will be resolutely responded to. तो ये मैं समझता हूँ सोच बड़ी गलत है। एक बड़ी ही बुरी खबर है और वो ये है कि आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की चेतावनी ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। The army successfully destroyed 7 out of the 9 targets. Operation Sindoor remains ongoing. तय किए गए 9 में से 7 ठिकाने नष्ट किए हैं हमने। ये आर्मी चीफ की ओर से बड़ा स्टेटमेंट आया है कि हमारे ऊपर अगर हमला होगा तो हम हमला यहाँ पे करेंगे जिससे कि जंग फैलने का बहुत ज्यादा खतरा है। पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए ये सूरत हाल सफारती तवाजुन, माशी दबाव और इलाकाई सलामती के नए इम्तिहानात लेकर आ सकती है। यही वो लम्हा है जहां एक चिंगारी पूरी दुनिया को लपेट में ले सकती है। भारत दूसरे जो दुनिया के रीजन है और खास तौर पर पाकिस्तान है उसको गैर मुस्तहकम करने के लिए अपना पैसा भरपूर तरीके से लगा रहा है। और बिल्कुल हमारा बॉर्डर है तो वो जंग एक किस्म की अगर वहाँ कुछ मामलात होते हैं तो हमारे घर पे आ चुकी है। यही वो पोलराइजेशन थी जिसका प्रोबेबली इंडिया ने सोचा हुआ था कि जब वो ऑपरेशन सिंदूर अपना लॉन्च करेंगे तो एक आग लगा देंगे वहां। और इस वक्त जो है मामलात बहुत ही ज्यादा खराब हैं क्योंकि ये पूरा निजाम है। कहते हैं ना आप कंडीशन नहीं कर सकेंगे एनिमी को टू हैव अ बेटर टेबल या नेगोशिएशन या बातचीत। अब बातचीत जो पाकिस्तान ने है वो उसने आपको हमें सारों को पता है कि पाकिस्तान ने डिसीजन ले लिया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रायनो जम्बी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने बेकारी पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की धमकी क्या दी। पूरे पाकिस्तान में तो जैसे हंगामा ही मच गया। भारतीय आर्मी चीफ की धमकी से पाकिस्तान इस कदर बौखला गया है कि लाइव टीवी पर अपनी भूखी आवाम के नाम पर रोना गाना शुरू कर दिया है। भारत से कई जंग हारने वाले पाकिस्तान को अब एक बार फिर भारत के हमले का खौफ सता रहा है। अच्छा सर, ये फरमाएगा कि अब भारत के हवाले से एक और सवाल कि एक तो भारत को हम देख रहे हैं कि कभी अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करता है, कभी बलूचिस्तान के अंदर ये कोशिश कर रहा है। आम आदमी जो है वो 3 महीने में 3 अंडे खा सकता है और 50 ग्राम मटन खा सकता है और 300 ग्राम चिकन ना होने के बराबर है। और सबसे ज्यादा लोगों की जो ये गुर्बत है और ग़िज़ा की जो किल्लत है और कमी है वो पहले के 6 साल की बनिस्बत में मुकाबले में पहले वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गई है। पहले सिर्फ 15% किल्लत थी, अभी 24% हो गई है। और सबसे इसके अंदर ख़तरनाक बात यह है कि तकरीबन 27% गाँव में हैं। गांव हमेशा पनाहगाह समझे जाते थे। शहरों में जब लोगों का गुजारा नहीं होता था, ये आम कहावत थी, कहा जाता था ये अपने गांव चले जाएंगे वहां पे रूखी सूखी मिल जाएगी, किसी के खेत से भी गाजर मूली ले लेंगे, जानवर का चारा मिल जाएगा। अभी गांव में वो नहीं सूरत हाल है। वहाँ 27% ग़िज़ा की किल्लत है। और ये एग्रीकल्चर मुल्क है जो कि 5000 साल से 5-7 दरियाओं की ये धरती है। यहाँ भूख नंग का लोगों को पता नहीं है। और उसके जो मजीद असरात हैं वो असरात ये हैं कि लोग गौर नहीं कर रहे कि ये जो खाने की ग़िज़ा की किल्लत का है कि लोग गलत ग़िज़ा खा रहे हैं। गुर्बत की वजह से अंडा, मुर्गी, गोश्त नहीं क्योंकि मिल रहा, एक बोटी 1 महीने में नसीब हो रही है जिसकी वजह से वो शुगर ज़्यादा खा रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं कि गंदम ज़्यादा खा रहे हैं, रोटियां खाई जाती हैं, जिससे कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में शुगर है और स्टंटेड ग्रोथ है। बच्चों के दिमाग छोटे रह जाते हैं। तो एक तो सेहत के मसाइल हैं। दूसरा इसके अंदर जो सबसे खौफनाक है वो तालीम का है कि इस सर्वे के मुताबिक जो ये हाउस होल्ड सर्वे आया है कि तालीम के ऊपर जो खर्च है वो 4% से अब 2.5% पे आ गया है। मजीद आप कम कर रहे हैं। और इसके अंदर पिछले 6 साल में आपकी आमदनी आम आदमी की जो है वो गिर के जो है तकरीबन 34% जो है वो 3.4% जो है आमदनी उसकी कम हो गई है, जबकि खर्चे उसके 4% बढ़ गए हैं। कि हमारे ऊपर अगर हमला होगा तो हम हमला यहाँ पे करेंगे जिससे कि जंग फैलने का बहुत ज्यादा खतरा है। सर, पाकिस्तान के लिए ये बुरहान कितना हसास है? क्या हम वाकई स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी की बरकरार रख सकते हैं या हमें किसी एक तरफ झुकना पड़ेगा? क्योंकि ईरान में अमेरिका या इसराइल की प्रॉक्सी का आ जाना हमारे लिए बलूचिस्तान में सिक्योरिटी मसाइल भी पैदा करेगा और माशी लिहाज से भी तेल की सप्लाई अगर मुतासर होती है तो पेट्रोल की कीमतें, डॉलर की कीमत का बढ़ जाना हमारे लिए तो फिर इंतहाई खतरनाक होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दोनों सिनेरियोज में अगर इनके यहाँ कोई भी झड़प होती है
या कोई और बदअमनी बढ़ती है, दोनों सूरतों में पाकिस्तान के लिए यकीनन हम हमसाया मुल्क है ईरान का। लेकिन आप ये याद रखिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की हमेशा ईरान के साथ हमदर्दी रही है। 12 रोज़ा जंग भी जो हुई थी जून में, उसमें भी आपने देखा था पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर यकजहती का इजहार किया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ हुकूमत के साथ जुड़ा हुआ है। अगर उनके अवाम जो हैं उनके साथ भी पाकिस्तान की हमदर्दियाँ रहती हैं। बहरहाल हुक्मरान तो कुछ नहीं होते, अवाम ही असल चीज़ होती है और अवाम ही अपने हुक्मरान को लाती है। देयरफॉर पाकिस्तान को ये कंसर्न तो रहेगा कि भाई वहाँ पे क्या हो रहा है, और पाकिस्तान चाहेगा कि पुरअमन तरीके से इसका मसला का हल हो। लेकिन अगर कोई बाहर से कुव्वत आती है और ईरान के अंदर अपने मसाइल खड़े करने की कोशिश करती है, तो यकीनन पाकिस्तान उस किस्म की कुव्वत के साथ खड़ा नहीं होगा। तो सर, अगर अमेरिका वाकई ईरान पर कोई लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक करता है, तो क्या ये फिर मशरक़ वस्ता में हम ये कह सकते हैं फुल स्केल रीजनल वॉर का आगाज हो जाएगा? जी, हो सकता है जी। ये लेकिन याद रखिए कि खित्ते में ईरान का कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो उसके लिए साथ खड़ा हो जाए उसके, सिवाय इसके कि चीन कोशिश करेगा, क्योंकि वेनेजुएला की ऑयल सप्लाई को डिसरप्ट हुआ है। अब ईरान की भी ऑयल सप्लाई अगर डिसरप्ट होती है तो मिसाइल हो सकते हैं। तो इसलिए खुली जंग मुझे अभी कम से कम होती नजर नहीं आ रही जी। सर, आप क्योंकि सफारती लिहाज से मामलात का एक तजर्बा रखते हैं, कहा यह जा रहा है कि ईरान में मुजाहिरों के पीछे इसराइल और अमेरिका का रिजीम चेंज ऑपरेशन है। आप क्या समझते हैं कि ईरान में जो हजारों या लाखों की तादाद में लोग हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे कर रहे हैं और 500 के करीब जान से भी जा चुके हैं, क्या इन सबको इसराइल या अमेरिका की प्रॉक्सी कहना नामुनासिब नहीं? बिल्कुल नामुनासिब है। ये दाखिली तहरीक है। जिस तरह मैं आपसे अर्ज किया कि 1999 से 2003 तक कई तहरीकें चली, 2007 में चली, 2009 में चली, 2009 से 2011 तक चली, 2017 में चली, फिर 2022 में चली। ये जितनी तहरीकें चलती रही हैं वो क्योंकि इक्तिसादी हालात ख़राब हैं। इस दफ़ा भी यही हुआ कि 28 दिसंबर को ताजर निकले सड़कों पर, और आपको याद है कि रेवोल्यूशन लाने में भी ताजरों का बड़ा किरदार था। तो वो निकले, दुकानें बंद की, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फैलते चले गए सारे के सारे। मेरा ख्याल में ये दाखिली है और उससे सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं ईरान के जो दुश्मन हैं, इसराइल है, अमेरिका है। वो चाहते हैं कि ईरान को इसी बहाने मज़ीद कमज़ोर कर दिया जाए और अगर हो सके तो गवर्नमेंट को बिठा दिया जाए। ये उनका मकसद है जी। सर, जिस तरह की फुटेजेस सामने आ रही हैं वो तो इंतहाई दर्दनाक हैं। वहाँ मसाजिद और मजहबी इमारतों को जलाए जाने की इतलात हैं। ख़वातीन के हवाले से भी एक बड़ी तादाद आज़ादी के नारे लगा रही है। इससे कबल हमने देखा कि महसा अमीनी के कत्ल पर भी हमने ऐसे ही एहतजाज देखे थे। अब ईरान ने भी जवाबी हमले का ऐलान तो किया है। अगर इस पर हमला होता है तो इसराइल और अमेरिका के टारगेट्स को निशाना बनाएगा, मगर जो उसकी अंदरूनी सूरत हाल है उसमें अवामी सपोर्ट के बगैर क्या ईरान कोई कामयाब हमला कर सकता है? मुश्किल होगा, लेकिन अगर ईरान पे कोई हमला करता है तो उससे ईरानी कौम को, ईरानी जो हुकूमत है उसको एक जवाब मिल जाएगा और भी ताकत के इस्तेमाल का, चाहे अपने लोगों पर हो चाहे जवाबी तौर पर। जिस तरह मैंने कहा कि ईरान के लिए मुमकिन शायद ना हो सके कि अमेरिका के ऊपर हमले करे, लेकिन अमेरिका के जो मफादात हैं इलाके में उन पर तो हमले कर सकता है ना जी। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए कोई इतना आसान काम होगा। अलबत्ता इस वक्त गवर्नमेंट के लिए सबसे अहम तो ज़रूरी है कि ये जितने हो रहे हैं फसादात उनको उन पे काबू पाया जाए। और मैं जो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था ईरान के वज़ीर ख़ारजा की, उससे तो मुझे लगता ये था कि काफ़ी हद तक वो काबू भी पा गए हैं। और वो ये भी कह रहे थे बीच में कि ये जो मस्जिदों पे अटैक है या अथॉरिटीज़ पे जो अटैक है, ये भी ज़्यादा बाहर से कोई स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स बीच में दाखिल किए गए हैं जो ये काम कर रहे हैं। ये हो सकता है, ये सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बाहर की कुव्वतें कोशिश करेंगी कि इस मौके को फ़ायदा उठा के ईरान के अंदर मज़ीद बदअमनी पैदा की जाए। और हो सकता है वो उनकी ये ख्वाहिश और कोशिश हो कि किसी तरह ये गवर्नमेंट जो है वो लपेटी जाए। बिल्कुल। और लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि ईरान को बचाने के लिए रूस और चीन जो है वो बूट्स ऑन ग्राउंड लेकर आएंगे, या सिर्फ बस सफारती आप देख लें लिहाज या सिक्योरिटी काउंसिल में ही आवाज़ उठाएंगे? सिक्योरिटी काउंसिल में तो जरूर उठाएंगे, वैसे भी बड़े गमो गुस्से का इजहार करेंगे, लेकिन अपने बूट्स लेकर आए मुझे ऐसा नहीं नजर आ रहा जी। बूट्स लाना बड़ा, धमकियां भी देंगे लेकिन बूट्स नहीं लाएंगे। अभी चीन तो अपना पीसफुल राइज कर रहा है, पुरअमन तौर पर उभर रहा है। वो अभी एकदम से अपनी तरक्की को रोकना नहीं चाहता। और रूस तो यूक्रेन में फंसा हुआ है इतना ज्यादा, वो कैसे इधर आ सकता है? तो इस वजह से मुझे वो चीज तो नजर नहीं आ रही जी।
हालांकि चीन सर ईरान का बड़ा एक माशी शराकतदार है। जी जी है, बिल्कुल है। और वो ईरान के अंदर असर और नफूज भी रखते हैं और उनकी पूरी मदद भी करना चाहेंगे, लेकिन क्या वो मदद इस सूरत में होगी कि वो अपने ट्रुप्स ले आए? नहीं, ये हो सकता है कि कुछ ना कुछ इक्विपमेंट सप्लाई कर दें। कोई पहले भी इस तरह की कोई इमदाद शायद उन्होंने की हो उनके साथ, तो इस वजह से वो तो उनकी हमदर्दियां मुकम्मल तौर पर ईरान के साथ होंगी। लेकिन अपने फौजी खुद लेकर आए, ये चीन का मेरा ख्याल शुआर भी नहीं है और शायद ये ना करे वो। जी